हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी मेनका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स मेनका शो, जहां मैं बातें करती हूं उन यूनिक लोगों की यूनिक स्टोरी के बारे में जो आपको मोटिवेट करेगी, आपको इंस्पायर करेगी, आपकी कॉमन लाइफ स्टोरी को यूनिक बनाने के लिए। सो विदाउट डूइंग फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट द शो। मैं शो शुरू करूँ इससे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे पिछले सारे वीडियोज़ के लिए मुझे इतना सारा प्यार दिया, मुझे इतना सपोर्ट दिया। तो मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, उन्हें लोगों के बीच में शेयर करते रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे क्विक अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज़ सयूनी_मेनका। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी एक ऐसे इंसान के बारे में है जिन्होंने इंडिया की एडटेक स्टोरी को लिख दिया। शायद आप समझ गए होंगे। और आज की कहानी एक ऐसे इंसान के बारे में जिनकी कंपनी का ऐड जो है ना वो शाहरुख खान जी करते होंगे। अब तो आप डेफिनेटली समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। मैं बायजूस द लर्निंग ऐप के बारे में बात कर रही हूँ जिसकी स्थापना बायजू रविंद्रन ने की थी। तो आज की कहानी ना इस लर्निंग ऐप के बारे में थोड़ी कम है, इसको बनाने वाले के बारे में थोड़ी सी ज़्यादा है। तो चलिए जानते हैं कि उन्होंने कैसे इस ऐप को डेवलप कर दिया, कैसे इंडिया की एडटेक स्टोरी को लिख दिया। तो बायजूस द लर्निंग ऐप को बायजू रविंद्रन ने बनाया था। बायजू रविंद्रन का जन्म केरला के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट कन्नौर के आजीकोड में 1981 यानी 1981 में हुआ था। उनके पिता का नाम रविंद्रन है, उनके माता का नाम शोभना वल्ली है। वो दोनों एक मलयालम मीडियम स्कूल में टीचर हैं जहाँ पे बायजू ने भी अपनी पढ़ाई की है। बायजू का एक छोटा भाई है जिसका नाम है रायजू, जो बायजू की कंपनी बायजूस द लर्निंग ऐप का डायरेक्टर है। उनकी वाइफ जो कि उनकी स्टूडेंट रही है, आप सही सुन रहे हैं, वो उनकी स्टूडेंट रह चुकी हैं, वो भी बायजूस द लर्निंग ऐप के डायरेक्टर हैं। बायजूस का एक बच्चा भी है। तो चलिए शुरू करते हैं बायजू की स्टार्टिंग की कहानी से। बायजू ने अपनी जो स्टार्टिंग का करियर, अपनी स्टार्टिंग की पढ़ाई की वो मलयालम मीडियम स्कूल में की जहाँ पे उनके माता पिता दोनों टीचर थे। बायजू की इंग्लिश बहुत अच्छी है और वो बोलते हैं कि मैंने जितनी भी इंग्लिश सीखी है वो रेडियो पे कमेंट्री सुन के सीखी है और आज मैं उनसे अच्छी कमेंट्री कर सकता हूँ। वो अपने जब बचपन में थे, छोटे थे, तो बीबीसी की 15 मिनट की रात की कमेंट्री को कभी मिस नहीं करते थे। तो बायजू मलयालम मीडियम के होने के बावजूद भी इंग्लिश में इतना ग्रोथ किया। बायजू पढ़ने में तो बहुत अच्छे थे, उन्होंने नेशनल मैथ्स ओलंपियाड भी क्वालिफाई किया है। उतने ही अच्छे वो खेलने में भी थे। आपको बता दें कि वो 1 2 3 4 5 6 नहीं, वो पूरे 7 गेम खेला करते थे, जिसमें से 3 गेम क्रिकेट, टेबल टेनिस और फुटबॉल को वो स्टेट, यूनिवर्सिटी और स्कूल लेवल पे भी खेल चुके हैं। बायजू खुद अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि 8th क्लास के बाद कभी भी मेरे स्कूल की अटेंडेंस 20% से ज़्यादा नहीं रही। आप भी शायद आश्चर्यचकित रहे होंगे कि जिस स्कूल में उनके मम्मी पापा दोनों टीचर हैं वहाँ पे अटेंडेंस इतनी कम कैसे। एक्चुअली क्या है, बायजू के जो पिता है रविंद्रन, उनका खुद का यही मानना है कि इंसान किताबों से ज़्यादा, स्कूल से ज़्यादा बाहरी दुनिया से सीखता है, खेल और कूद से सीखता है। तो बायजू कहते हैं कि मैं आज लाइफ में जो भी हूँ या जो भी हूँगा उसका मैं बहुत सारा श्रेय स्पोर्ट्स को देता हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्स से मैंने कंट्रोल्ड एग्रेशन, हमेशा मोटिवेटेड रहना, टीम में कैसे खेलना है, टीम को लीड कैसे करना है, इंस्टिंक्ट कैसे डेवलप करना है, ये सारी चीज़ें सीखी, स्किल सीखे, प्रैक्टिस सीखी, जिसको मैंने मैथ्स की लॉजिक और कॉन्सेप्ट के साथ मिला दिया और कंपनी खड़ा कर दी बायजूस द लर्निंग ऐप। आपको ये लग रहा होगा कि बायजूस खेल इतना ज़्यादा खेलते थे तो पढ़ाई तो करते नहीं होंगे। एक्चुअली जब वो खाली होते थे खेल खेलने के बाद तो वो मैथ्स की और साइंस की बुक खुद से पढ़ा करते थे। एक्चुअली वो सेल्फ लर्नर हैं, वो सेल्फ लर्निंग में बिलीव करते हैं और अपने ऐप के भी थ्रू वो सेल्फ लर्नर, एक्टिव लर्नर और लाइफ लॉन्ग लर्नर क्रिएट करना चाहते हैं। तो इस तरीके से बायजू ने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की। स्कूल कंप्लीट करने के बाद ज़्यादातर लोग जैसे करते हैं, अगर वो साइंस से हैं तो वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में चले जाते हैं। उन्होंने भी केरला गवर्नमेंट कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और बतौर पढ़ाई में अच्छे थे तो वही होता है, अच्छे इंजीनियर कहाँ इंडिया में टिकते हैं, चले जाते हैं बाहर, वो भी यूएस के ग्लोबल
शिपिंग बेस्ड कंपनी पैन ओशन में एज अ सर्विस मैनेजर काम करने लगे। वहाँ काम करते थे, छुट्टियों में घर आते थे तो गांव के बच्चों को पढ़ाते थे। उन्हें पढ़ाना बहुत पसंद था। मैथ्स उनकी गर्लफ्रेंड थी। वो बोलते हैं कि मैं लाइफ में आज जो भी कुछ हूँ, या मैंने इन्वेस्टर जहाँ से लाए हैं, या मेरी जो शादी हुई वो सब मैथ्स के भरोसे ही हुई है। तो वो बोलते हैं कि मैथ्स मेरी गर्लफ्रेंड थी। तो जब वो छुट्टियों में 2002 या 3 में आए थे तो उनके फ्रेंड्स ने उनसे मदद मांगी। मदद ये थी कि उनके जो फ्रेंड्स थे वो बेंगलोर में आईटी कंपनी में काम कर रहे थे और साथ ही कैट की प्रिपरेशन कर रहे थे। कैट जो होता है वो कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है, जिसके थ्रू आप एमबीए में, आईएम में एडमिशन लेते हैं। तो उन्होंने मदद मांगी। बाईजू ने भी मदद कर दी। एक्चुअली बाईजू को उनके जो फ्रेंड्स थे ना, वो एग्ज़ाम हैकर के नाम से बुलाते थे। वो उन्हें नकलची भी कह सकते थे, पर इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करते थे ज़्यादातर। तो उन्होंने मदद कर दी। मज़े मज़े में खुद भी फॉर्म भर दिया। उनके जो दोस्तों के परसेंटाइल आई वो बड़ी अच्छी थी। अच्छी जगह उनका सिलेक्शन हो गया। और आपको बता दें, बाईजू की जो परसेंटाइल आई वो तो शायद बेहतरीन थी। उनकी 100 परसेंटाइल आई थी। 100 परसेंटाइल आना बहुत टफ। एक्चुअली मैंने खुद पीजीडीएम कर रखा है। मैंने उसके लिए कैट की प्रिपरेशन भी की थी और मैं कनेक्ट कर सकती हूँ कि 100 परसेंटाइल लाना आम बात नहीं है। और अगर आप भी इट्स मिनका शो पे बने हुए हैं, देख रहे हैं मुझको, तो आप भी जो जितने भी कैट एस्पिरेंट्स हैं या कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कर चुके हैं, भली भांति जान गए होंगे कि 100 परसेंटाइल लाना इतनी आम बात नहीं है। तो बाईजू सच में एक यूनिक पर्सनालिटी थे और शायद इसीलिए आज हम उनकी बात कर रहे हैं। तो उनके 100 परसेंटाइल आए। अब आपको लग रहा होगा, जैसा मुझे लगा था, एडमिशन ले लिया होगा। एडमिशन नहीं लिया, दोबारा चले गए वही अपनी कंपनी पैन ओशन में काम करने। एडमिशन के पहले उनके पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते थे। एक तो एडमिशन के लिए, दूसरे इंटरव्यू देने के लिए, तीसरे सेशन के लिए। उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा किया क्या कि आपके 1 महीने में इतने अच्छे परसेंटाइल आ गए। तो उन्होंने कहा कि बात सिंपल है। जो लोग उस दिन पेपर दे रहे थे, अगल बगल मेरे लोग, उनको ऐसा लग रहा था कि आज अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये मेरी लाइफ का अंत है, मैं इसके बाद कुछ नहीं कर सकता हूँ। और मेरे लिए बस ये गर्मी की दोपहर की तरह था। मेरे लॉजिक्स क्लियर थे, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर थे, और जिसके भी लॉजिक और कॉन्सेप्ट क्लियर हैं उसको कैट क्वालिफाई करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। क्वालिफाई हो गया, एडमिशन नहीं लिया, फिर से चले गए यूएस पैन ओशन में काम करने के लिए। और एक्चुअली उन्होंने ना कभी भी ये सोचा ही नहीं था कि उन्हें एंटरप्रेन्योर बनना है, क्योंकि वहाँ पे लाइफ सेटल थी, पैसे अच्छे मिल रहे थे, काम वो अच्छा कर रहे थे। फिर से 2005 में फिर से भारत आए। अभी कहानी में ट्विस्ट बहुत ज़्यादा बाकी है, तो इट्स मेनका शो पे बने रहिए कहानी का मज़ा लेने के लिए। फिर से वापस आए। फिर से दोस्तों ने मदद मांगी। उन्हीं फ्रेंड्स ने नहीं जिन्होंने पहले एमबीए कर लिया था, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स भी होते हैं, उन्होंने मदद मांगी। 35-40 लोग थे कुछ। फ्रेंड्स की छत पे, टेरिस पे पढ़ाना चालू किया। धीरे धीरे 100 हो गए। सब ने पेपर दिया। बाईजू ने फिर से पेपर दिया। एंड हिस्ट्री रिपीट्स इट्ससेल्फ। फिर से पेपर दिया, पर इस बार उनका पेपर देने का मोटो मजा करना नहीं था। इस बार वो अपने आप को चेक कर रहे थे कि कहीं जो पिछली बार उनकी 100 परसेंटाइल आई थी वो इस वजह से तो नहीं आई थी कि उन्होंने तुक्के मार दिए थे। मेरे तो तुक्के कभी नहीं लगते। फिर उन्होंने क्या किया, फिर से 100 परसेंटाइल आ गई। फिर से वही फेमस बहुत सारा फेम मिल गया। फिर से वही कॉल आने लगे एडमिशन के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए, मतलब इंटरव्यू के लिए, सेशन के लिए। फिर से एडमिशन नहीं लिया। आपको लग रहा होगा कितने बेवकूफ़ इंसान थे उस समय कि एडमिशन नहीं लिया उन्होंने, लेकिन उनके पास सच था। उन्हें पता था कि कैट कैसे लोगों को क्रैक कराना है और कैसे वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ काम कर सकते हैं। वही मैथ्स उनकी जो गर्लफ्रेंड है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी कोचिंग स्टार्ट कर दी, सेशन स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में जो सेशन थे, लेक्चर थे, वो फ्री में देते थे, क्योंकि उन्हें अपने आप को, अपनी खुद की पब्लिसिटी करनी थी। फिर जब बच्चे आने लगे, स्टूडेंट्स आने लगे, तो उन्होंने क्या किया, पेड कर दिया। 35-40 से 1200 लोगों का उन्होंने क्लास लिया। उन्होंने क्या किया, सीधे 1200 लोगों का
जगह कंजेस्टेड हो गई थी तो 1200 लोगों के लिए ऑडिटोरियम बुक कर दिया और अपने पिताजी से सिर्फ एक बात कही, रविंद्रन जो उनके आइडल हैं, कि अगर मैं 6 महीने से कंटिन्यू कर गया तो मुझे लाइफ में कभी भी पीछे पलट करके नहीं देखना पड़ेगा। रिस्क लिया, 40 से 60 गुना 1200 लोगों की सीट भर दी और कुछ दिनों बाद वो 1200 लोगों की भी सीट कम पड़ने लगी। वो इतने फेमस हो गए थे कि वो सैटरडे मॉर्निंग बेंगलोर, इवनिंग चेन्नई, संडे मॉर्निंग हैदराबाद, इवनिंग दिल्ली, इस तरीके से क्लास लेने लगे। और एक इंसान रोबो की तरह तो काम नहीं कर सकता है, वो थक जाते थे। तो उन्होंने क्या किया कि स्टेडियम बुक किया, 25,000 लोगों की क्लास ली दिल्ली में। आपको भी लग रहा होगा क्लास और स्टेडियम में लोग मैच देखने जाते हैं, म्यूज़िक कंसर्ट सुनने जाते हैं, क्लास कैसे लिया? ये सच में एक मैथ कंसर्ट से कम नहीं था और ये एक रिकॉर्ड है बाइजू रविंद्रन के नाम पे। उन्होंने क्लास ली, 8th 9th 10th के बच्चों को बहुत पढ़ाया और उनको अब बाइजू जब बड़े लोगों की क्लास लेने लगे थे तो उन्हें ये समझ में आ गया था कि जो इंडिया में है वो में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो बेस है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए शायद वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। तो उन्होंने पता करने की कोशिश की कि बेस क्यों कमज़ोर है। तो कुछ चीज़ें निकल के सामने आई। पहली ये था कि प्राइमरी मिडिल लेवल पे जो अच्छे टीचर का एक्सेस है वो नहीं हो पा रहा है, मतलब स्कूलों में प्राइमरी में मिडिल में अच्छे टीचर नहीं मिल पा रहे हैं। दूसरा है यूनिफॉर्मिटी ऑफ लर्निंग नहीं है, मतलब सिलेबस सेम है इंडिया में तो भी अलग अलग स्कूल अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं, एक स्कूल के बच्चे अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं, इंडिया के अलग अलग स्कूल अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं। तो उन्हें पता चल गया था कि उन्हें कुछ ऐसा बनाना था जो बच्चे के वीक पॉइंट को टच करे, क्योंकि इसके पहले जो लर्निंग थी सब पैसिव लर्निंग थी, बस टीचर आता था पढ़ा के चला जाता था। बच्चों को ये नहीं समझ में आता था कि उनका कौन सा पॉइंट वीक है और टीचर को ये नहीं समझ में आता था। जिसको मैथ्स पढ़ना है वो साइंस पढ़े जा रहा था, जिसको साइंस पढ़ना है वो मैथ्स पढ़े जा रहा था, इसलिए कंसंट्रेशन डेवलप नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने क्या किया, इस पे काम करना चालू किया। और दूसरी ये चीज़ें उन्हें लगी कि जो पढ़ाया जा रहा था, जो बुक्स में पढ़ाया जा रहा था, उसका रियल लाइफ कोई एग्जाम्पल नहीं था। विजुलाइज नहीं कर पा रहे थे हम कि फ्रिक्शन को कैसे देख सकें, एंगल को कैसे देख सकें, वो विजुलाइज नहीं हो पा रहा था। ये मेरे साथ भी हुआ था। मैं बता दूं कि मैं मतलब स्टेट मीडियम स्कूल से मैंने पढ़ा है, तो मैंने कंप्यूटर लाइफ में बहुत कम, 12th तक तो पढ़ा ही नहीं, बस देखा मात्र होगा। तो जब मैं बीटेक में मैंने एडमिशन लिया तो मेरे सेकंड सेमेस्टर में C और C++ आए। अब टीचर क्या करते थे, बोर्ड पे प्रोग्रामिंग लिख देते थे, प्रोग्रामिंग रन भी करा देते थे, उसका आउटपुट भी आ जाता था। मुझे दिखता ही नहीं था कहाँ से रन कराए, कहाँ से आउटपुट आया। तो भाई देखिए, विजुअलाइजेशन का तो सच में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया। अब उन्हें पता चल गया था कि किस तरह का सिलेबस बनाना है, किन बच्चों को पढ़ाना है और कैसे उसको विजुअलाइज करना है। तो विजुअलाइजेशन के लिए उन्हें एनिमेशन करना था। एनिमेशन के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत थी। और इसी बीच बाइजू के साथ ना कुछ अच्छा ये हुआ कि उनके जो 2009 के कुछ स्टूडेंट थे, 5 स्टूडेंट जो मेन स्टूडेंट थे, उन्होंने फिर से ज्वाइन कर लिया। तो 2006 से 2009 तक पहले तो उन्होंने लाइव सेशन दिया और अपने रिकॉर्डेड वीडियो से पढ़ाया लोगों को। एक जगह रिकॉर्ड करते थे, दूसरी जगह ब्रॉडकास्ट कर देते थे। इससे क्या होता था, उनकी थोड़ी मेहनत भी बचती थी और ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचते थे। और 2006 के बाद 6 से ही उन्होंने 7-8 से ये फोकस कर लिया था कि उन्हें 1 to 12 के बच्चों पे ज़्यादा फोकस करना है ताकि पहले वो बेस मजबूत कर सकें। तो उन्होंने क्या किया, बाइजू एंड टीम यानी उनके स्टूडेंट ने खूब सारे सेशन किए, खूब सारा पैसा इकट्ठा किया और उस पैसे को डालते चले गए एनिमेटेड वीडियो बनाने में। और 2011 में थिंक एंड लर्न को उन्होंने लॉन्च किया और 2012 में बाइजू का टैबलेट लॉन्च हुआ। तो क्या उस टैबलेट में रिकॉर्डेड वीडियो को सर्कुलेट करते थे। और 2015 में उन्होंने बाइजूस द लर्निंग ऐप को लॉन्च कर दिया। आपको बता दें कि लॉन्च होते ही 2 महीने के अंदर वो ऐप 2 मिलियन सब्सक्राइब हो चुका था और 1 साल के अंदर 55 मिलियन सब्सक्राइबर थे। और अभी बाइजू के जो वो हैं सब्सक्राइबर, वो नियर अबाउट 20 करोड़ के आसपास है, जिसमें से 3 मिलियन जो है वो पेड सब्सक्राइबर हैं और 85% जो लोग हैं वो हर समय ऐप को रिन्यू कराते हैं। आपको बता दें कि जो बाइजूस के कोर्स हैं
वो 1 से 2 साल के कोर्स लगभग लाख रुपए के हैं, बहुत महंगे हैं, लोग नहीं ले पाते। लेकिन जब पेरेंट्स को ये लगता है कि उनका बच्चा मोबाइल में, जो कि पेरेंट्स हमेशा तंग रहते हैं कि बच्चा मोबाइल में वीडियो देख रहा है, तो गेम खेल रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है टीवी और मोबाइल पे, तो जब वो देखते हैं कि बच्चा एवरेज तौर पे 40 मिनट पढ़ रहा है और उसके अंदर ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, तो वो पैसा खर्च करने से नहीं हटते हैं। क्योंकि ये एक थ्योरी भी है कि जो इंडियन है वो रोटी, कपड़ा और मकान के बाद सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे खर्च करते हैं। और बाइजू का खुद का ये मानना है कि अगर एक इंडिविजुअल पढ़ लिख लेता है तो उसके आगे बढ़ने के जो चांस हैं, ग्रोथ के चांस हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं और वो ज़ीरो से इन्फिनिटिव की तरफ जा सकता है। और जो वो पढ़ता है तो केवल वो खुद नहीं पढ़ता है, वो अपने आसपास के परिवार के लोग, भाई बहन, गाँव, सबको एक मोटिवेशन देता है आगे करने के लिए। तो इस तरीके से बाइजू आए, उनका ऐप लॉन्च हुआ और 2017 में ही उन्होंने पेरेंट्स कनेक्ट ऐप निकाल दिया, जिसके थ्रू जो पेरेंट्स थे वो नज़र रख सकते थे अपने बच्चों पे कि उनका बच्चा कहीं मोबाइल पे गेम तो नहीं खेल रहा है। तो पेरेंट्स भी नज़र रख सकते थे। 2018 में उन्होंने यूकेजी और एलकेजी के बच्चों के, मतलब एलकेजी से 3 के बच्चों के लिए उन्होंने अर्ली लर्निंग ऐप फॉर मैथ्स निकाला। और एलकेजी और यूकेजी के बच्चों के लिए उन्होंने डिज्नी से कोलैबोरेशन भी किया ताकि वो डिज्नी कैरेक्टर के थ्रू लोगों को पढ़ा सके। एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम कुछ सीखते हैं कार्टून के थ्रू जो हमें इंटरेस्टिंग लगता है तो हम उसको बहुत दिनों तक याद कर सकते हैं। और बाइजू ने ना बाइजूज़ द लर्निंग ऐप इसलिए भी निकाला क्योंकि उन्हें लगता था हमेशा से कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो चीज़ हम पूछ के सीखते हैं वो हमें लाइफ लॉन्ग याद रहता है, या हम मूवी देखते हैं तो हमें हमेशा याद रहता है। तो उन्हें कुछ ऐसा बनाना था जो मूवी लाइक इंटरेस्टिंग हो और गेम लाइक इंटरेक्टिंग हो। तो इसीलिए उन्होंने एनिमेशन का यूज़ किया। और अगर आप जाएंगे बाइजूज़ द लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के लिए तो आपको बता दें 15 दिन का सब्सक्रिप्शन फ्री होता है। तो आप देख लेंगे कि जो उनकी वीडियोज़ है, पढ़ाई के वीडियोज़ है ना, वो मूवी लाइक इंटरेस्टिंग और गेम लाइक इंटरेक्टिंग लगते हैं। इसका यूज़ किया है शायद इसलिए आज नंबर 1 नेट टेक कंपनी है। तो इस तरीके से बाइजू पढ़ा रहे हैं। बाइजू का कुछ फ़िलॉसफी है लाइफ की कि मतलब वो बोलते हैं कि ये जो एरा चल रहा है, इस एरा में वो लोग इलिटरेट नहीं हैं जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं, बल्कि वो लोग इलिटरेट हैं जो लर्न और अनलर्न और रीलर्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डेटा चेंज हो रहा है, हमें चेंज होने की ज़रूरत है। वो बताते हैं कि पुराने की पढ़ाई जो थी वो इसलिए अच्छी नहीं थी कि उसमें क्या करते थे, लोग मेमोराइज़ करते थे, रेप्लिकेट करते थे और भूल जाते थे, और वो केवल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे थे। और 20% जो जनता है उन्हें सिर्फ इसलिए पढ़ाया जा रहा था, स्पून फीडिंग कराई जा रही थी ताकि वो एग्ज़ाम को क्लियर कर ले। उनके लिए एग्ज़ाम जो एक प्रोसेस का हिस्सा नहीं था, वो एक एग्ज़ाम ही सिर्फ एक प्रोसेस था। तो बाइजू को ये चीज़ बहुत ख़राब लगती थी। तो उन्होंने लर्न, अनलर्न और रीलर्न का कॉन्सेप्ट बनाया। उन्होंने मैथ्स को, जैसे हम लोग याद करते हैं a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, वो बोलते हैं कि भाई मैथ्स को पोएम की तरह याद करना बंद करो। मैथ्स के खुद के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ लॉजिक होते हैं, उनको डेवलप करो। और अगर वो डेवलप कर दोगे ना तो वही हो सकता है स्टेडियम में आप भी परफॉर्म कर रहे हो मैथ्स का। तो इस तरीके से बाइजू पढ़ाते हैं। बाइजू पता है CSR एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। वो अपने गांव बहुत ज़्यादा जाते हैं, और गांव जब जाते हैं तो गांव के स्कूल जाते हैं जहाँ पे वो पढ़े हैं या उनके माता पिता पढ़ाते हैं। वो वहाँ इसलिए जाते हैं क्योंकि वो सारे जो बच्चे हैं वो उन्हें अपना आइडल मानते हैं। और बाइजू उनको जाके बताते हैं कि भैया खेलना कभी मत बंद करना, क्योंकि जब हम खेल करते हैं तो वो होता है ना, हमारे अंदर एक ऊर्जा आती है कि हमें हारना नहीं है कभी, नेवर गिव अप का एक आता है लेसन हमारे लाइफ में। तो खेल खेलते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाइजू गवर्नमेंट को और जो गरीब स्टूडेंट हैं उनको अपना ऐप फ्री में भी प्रोवाइड कराते हैं, CSR एक्टिविटी भी करते रहते हैं। बाइजू ने क्या किया कि उन्होंने एक्चुअली वो खुद स्टेट मीडियम स्कूल, मलयालम मीडियम स्कूल से पढ़े थे। तो जो बहुत सारे स्टूडेंट थे वो क्या होता है, लैंग्वेज को अपना बैरियर बना लेते हैं। मैं खुद स्टेट मीडियम स्कूल की थी, और जब मैंने बीटेक में एडमिशन लिया था तो सीधे हिंदी से सारी चीज़ें इंग्लिश में आ गई थी। तो मुझे लगता था कि मैं कैसे पढ़ूंगी, बट हो गया। लेकिन बहुत सारे लोग वो से नहीं हो पाता था। तो वो बोलते हैं कि भाई पहले तो लैंग्वेज को बैरियर मत बनाओ,
इंग्लिश सीखते रहो, आ जाएगी इंग्लिश, इतनी टफ नहीं है। और दूसरा उन्होंने क्या है 2017 में अपना ऐप जो है वो हर मतलब बच्चों के कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही रहने चाहिए, तो हर लैंग्वेज में जैसे गुजराती, मलयालम, हिंदी, मराठी, इसमें भी लॉन्च किया। इवन उनको इंटरनेशनल लेवल पे भी काम कर रहे हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे जो बच्चे हैं जो इंग्लिश के अलावा दूसरी लैंग्वेज जानते हैं, उन सारे टीचर्स को भी हायर कर रहे हैं ताकि वो ग्लोबली भी डेवलप कर सके। आपको बता दें, मार्क ज़करबर्ग, फेसबुक तो सब जानते होंगे, मार्क ज़करबर्ग उसके CEO हैं। तो उन्होंने क्या किया, एशिया में पहली बार अपनी कंपनी शान ज़करबर्ग के थ्रू इन्वेस्ट किया, और किया किस में, बायजू में। और वो भी इसलिए किया क्योंकि बायजूस जो थे ना वो बहुत अलग लेवल से एक्सपेंड कर रही थी। उनका मानना ये है कि जब टेक्नोलॉजी के थ्रू कोई चीज़ एक्सपेंड करती है तो उसका लेवल ही अलग होता है। तो मार्क ज़करबर्ग ने भी इन्वेस्ट किया। बायजू ऐसे ही बहुत सारे काम कर रहे हैं। वो पेरेंट्स को बहुत सारा एडवाइस देते हैं, हमें बहुत सारा एडवाइस देते हैं। वो बोलते हैं कि लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो प्लान बनाते रहिए। हम इसलिए नहीं फेल होते हैं क्योंकि हम प्लान सही से नहीं कर सकते, इसलिए हम फेल होते हैं क्योंकि हम प्लान ही नहीं बनाते हैं। और आप पैशन को नहीं डिफ़ाइन करते हैं, पैशन आपको डिफ़ाइन करता है। और अगर आपने लाइफ में रिस्क नहीं लिया तो इससे बड़ा रिस्क कुछ नहीं है। तो लाइफ में रिस्क लेते रहिए, सपने देखिए, पर सपने को मेज़र करते रहिए। ये नहीं कि बस रात को बैठे और सपने देख लिए, सपने को मेज़र करते रहिए कि आप उसके लिए कुछ कर भी रहे हैं कि नहीं। अपना डेली, मंथली, वीकली गोल बनाते रहिए, स्पोर्ट्स खेलते रहिए। और पेरेंट्स से बोलते हैं कि बच्चों को फ्रीडम दीजिए, क्योंकि एक पैसिव फ्रीडम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तभी बच्चा कुछ कर पाएगा। और सेल्फ लर्नर बनिए, एक्टिव लर्नर बनिए, लाइफ लॉन्ग लर्नर बनिए। उनसे पूछा गया कि आपको क्यों, आप इतने ज़्यादा कामयाब हुए, इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि पहला तो हमारा गोल था कि हमको मल्टी मिलियनियर या बिलियनियर नहीं बनना है, हमें वो चीज़ क्रिएट करनी है जो बिलियन ऑफ लोगों की लाइफ में कम से कम 10x वैल्यू क्रिएट कर सके। दूसरा, मैं अपने जैसे बहुत सारे बायजू को क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि मैं अकेला काफ़ी नहीं हूँ। तीसरा, मैं अपने विज़न को बेच रहा हूँ, अपने प्रोडक्ट को या अपनी कंपनी को नहीं बेच रहा हूँ। मेरा सिर्फ एक मोटिव होता है कि प्रोडक्ट अच्छे से अच्छा बनाओ तो कस्टमर खुद आ जाएंगे। कस्टमर को ऐड करने के मोटिव से काम मत करो। चौथा, मैं विजुअलाइजेशन क्रिएट कर पा रहा हूँ। पांचवा, मैं सक्सेसफुल इसलिए हूँ क्योंकि मैंने ये जान लिया था कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ और मुझे क्या पसंद है। मैथ मेरा प्यार था और मैं उसके थ्रू खड़ा हो गया। मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि टीचिंग से मैं बिज़नेस खड़ा कर दूँगा, और शायद मैंने ये इंटरसेक्शन निकाल लिया कि मुझे क्या पसंद है और मैं किस में अच्छा हूँ। तो सबसे पहले आप फाइंड आउट कीजिए कि आपको क्या पसंद है, आप किस में अच्छे हैं, तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। चौथा जो उन्होंने रीज़न दिया था कि जो इंडिया है उस समय लगभग 70% बच्चों के पास मोबाइल का एक्सेस है। तो हमारे सक्सेसफुल होने का राज एक ये भी है। शाहरुख खान आ गया ब्रांड एम्बेसडर, जिससे एज अ ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान आ गए, जिससे जो ऐप पहले था वो 9,000 पर डे डाउनलोड होता था, उनके आने से 50,000 पर डे डाउनलोड होने लगा। इंडियन क्रिकेट टीम जर्सी से स्पॉन्सरशिप मिल गया, पहले ओप्पो से था। और हम लोग बस अलग कर रहे हैं, कुछ न्यू करते जा रहे हैं। और बच्चों को ये होता है ना, 1-to-1 लर्निंग दे रहे हैं। पहले जो क्लासरूम होता था 1:60 का होता था, हम 1-to-1 पे आ गए हैं। हम बच्चों को विजुलाइज करा पा रहे हैं। और जो बाकी सारी ऐप हैं आप उसमें देखेंगे कि जो वीडियो होते हैं वो बस रैंडम आते जाते हैं। आपने मैथ्स के वीडियो सर्च की तो मैथ्स के वीडियो आ गए, उसमें ये लेवल नहीं डिसाइड होता है। एक्चुअली हर बच्चे का या हर बड़े लोगों के दिमाग का लेवल अलग होता है। कोई बेसिक से सीखता है तो कोई फर्स्ट स्टेप से सीखता है, कोई सेकंड से सीखता है। तो जब आप बायजूस से कुछ पढ़ना चालू करेंगे तो वो आपके पहले माइंड को हैक करेगा कि आपका लेवल क्या है। कुछ क्वेश्चंस पूछ के फिर उसके हिसाब से उसको रेप्लिकेट करके वो आपको पढ़ाएगा कि आपको किस स्टेप से समझ में आएगा, आपकी का जो बेसिक लेवल है वो कहाँ लाई करता है। और एआई का बहुत अच्छा यूज़ किया हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसके थ्रू सारी चीज़ें ट्रैक हो जा सकती हैं। वो बोलते हैं कि हमारा जो कंटेंट है या हमारे जो वीडियोज़ है वो 3 चीज़ों पे बेसिकली काम करता है, कंटेंट, मीडिया और टेक्नोलॉजी पे। कंटेंट को क्या होता है, टीचर्स बनाते हैं। हमने बहुत सारे प्रोफेशनल्स को हायर कर रखा है
म्यूजिशियंस को और इंजीनियर्स को, प्रोफेशनल्स को जो कंटेंट बनाते हैं। मीडिया टीम क्या करती है, उसको एनिमेट करती है, मूवी लाइक इंटरेस्टिंग, गेम लाइक इंटरेक्टिंग बनाती है। और जो टेक्नोलॉजी टीम है ना, वो उसको बहुत बड़े लेवल पे फैला देती है ताकि सब उस तक पहुंच सके। तो ये 3 चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड करते हैं। प्लस क्या है कि हमने ना लोगों की प्रॉब्लम को समझा कि लोगों को प्रॉब्लम कहाँ है, क्या है, और वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए हम सक्सेसफुल हो पा रहे हैं। हमने जो कभी भी अपना जो वो था ऐड, वो कभी भी बच्चों पे फोकस नहीं किया, पेरेंट्स पे फोकस नहीं किया, बच्चों पे फोकस किया। लोगों ने हम लोगों से कहा भी कि पेरेंट्स पे फोकस कीजिए क्योंकि पेरेंट्स पैसे देंगे, बच्चे तो पैसा नहीं देगा। तो मैंने कहा, मतलब बाइजू रविंद्रन ने कहा कि देखिए, अगर बच्चों को अच्छा लग गया और बच्चों के अंदर चेंज आने लगा तो पेरेंट्स जो है ना ज़रूर पैसे दे देंगे। तो इस तरीके से बाइजू काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। वो बोलते हैं, सक्सेस के लिए एडवाइस भी देते हैं कि अगर आप किसी की नकल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, किसी की नकल कर रहे हैं, तो आपको कभी भी लाइफ में कुछ बड़ा सोचना या नहीं करना है, बस नकल अच्छे से करते रहे चाहिए। लेकिन अगर आप कुछ अलग कर रहे हैं तो बड़ा सोचना, बड़ा करना, हार्डवर्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। और बाइजू की जो कंपनी है, बाइजूस द लर्निंग ऐप है, उसमें जो काम करने वाले हैं वो ज़्यादातर यंग हैं। अब आपको लग रहा होगा यंग है तो गलतियां बहुत करते होंगे। एक्चुअली बाइजू का खुद का ये मानना है कि सक्सेस की कोई बुक नहीं है कि जिसको हम पढ़ लेंगे और हम ज्ञाता बन जाएंगे और रातों रात सक्सेस पा लेंगे। उनका कहना ये है कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें गलतियां होती हैं, गलतियों को पता करते हैं, फिर उससे छोटी गलती करते हैं, फिर अंत में पता चल जाता है कि इसके थ्रू गलती नहीं होगी, तो उसी को जब हम फास्ट लेवल पे करने लगते हैं तो सक्सेस मिल जाती है। यही वो क्या कराते हैं अपनी कंपनी में। उनकी कंपनी में जो एम्प्लॉई हैं उनकी एवरेज एज 24 साल है। वो बोलते हैं भैया गलती करो, गलती से सीखो, रिज़ल्ट निकालो, जब रिज़ल्ट अच्छा पता चल जाए ना, उसको अप्लाई करना चालू करो, तो जो रिज़ल्ट होगा, जो आउटकम आएगा, एंड आउटपुट आएगा, वो कुछ अमेजिंग ही रहेगा। तो कम एज के लोगों को रख रहे हैं। उनके क्या 2020 में 9000 एम्प्लॉय थे, जिसमें से 50% फीमेल थी। उनकी जो कंपनी का नेट वर्थ है वो 11.1 बिलियन का है। उनका खुद का, बाइजू का खुद का नेट वर्थ 1.9 बिलियन है। उनकी वाइफ के साथ उनका नेट वर्थ 3.05 बिलियन है। बाइजू को 2017 से 2020 के बीच में 17 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2017 के वो फोर्ब्स के मैगजीन के कवर पेज पे थे और 2018 में उन्हें यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फोर्ब्स की 40 की लिस्ट, मैगजीन की वो 40 के सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट में थे। इंडिया में फास्ट 50 डिलॉयट कंपनी की लिस्ट में और एशिया में फास्ट 500 डिलॉयट कंपनी की लिस्ट में थिंक एंड लर्न ऐप जो है वो 2012 से लेकर के अभी तक सस्टेन कर रही है। और बाइजू जो है ना, वो एप्रिशिएशन के कल्चर में बिलीव करते हैं। वो लोगों को क्या होता है, क्रिटिसाइज़ नहीं करते। उनका मानना ये है कि जब हम लोगों की तारीफ़ करते हैं तो रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो लोगों की तारीफ़ करते जाइए, क्रिटिसाइज़ कम कीजिए। और बाइजू ने इस तरीके से बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। वो यंगेस्ट मल्टी मिलेनियर कंपनी का अवार्ड भी जीता है। 2017 में उनकी कंपनी लॉस में थी और 2018 में उनकी कंपनी प्रॉफिट में आ गई। वो बहुत सारी कंपनियां तो ऐसी होती हैं कि सालों तक प्रॉफिट नहीं आ पाती, और बाइजूस द लर्निंग ऐप इतनी जल्दी प्रॉफिट में आ गई। बाइजू ने बहुत सारे डेटा हैं जो मैं भी शेयर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इट्स मेनका शो पे बने रहिएगा। मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, वीडियोस को शेयर करते रहिए। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज़ सयूनी_मेनका। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।